नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम एनएसजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनएसजी का मतलब है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो आज हम इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, आईनेट या फिर एसएसबी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सभी चीजों के लिए ये आपकी एक बहुत ही एसेंशियल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली वर्क करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिसेंट कंटेक्स्ट के ऊपर आते हैं कि रिसेंट कंटेक्स्ट क्या था जिसके ऊपर एनएसजी के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। तो उसके तीन मेन कंटेक्स्ट हैं दोस्तों। सबसे पहला तो बात ऐसा है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, यूएन नाम की एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन, उसके अलग अलग बॉडीज हैं जैसे यूएनजीए, यूएनएससी। यूएनएससी उसमें से एक है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी चीजों को डील करती है। उसके अंदर P5 कंट्रीज है दोस्तों। P5 कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं, प्लस उनके पास वीटो पावर है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूएस। तो ये सभी P5 कंट्रीज हैं। तो इनकी एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में उन्होंने कुछ इश्यूज को डिस्कस किया है और वो इश्यूज क्या थे दोस्तों? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तीनों ही चीजें आपकी न्यूक्लियर वेपन्स को डील करती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को डील करती हैं। और जब कभी भी न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी चीज के बारे में बात आती है तो वहां पर एक ग्रुप का नाम आता है, वो है आपका एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये वो ग्रुप है उन कंट्रीज का जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को सप्लाई करती हैं। तो इसके मेंबर होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज पूरी वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसका पार्टिसिपेशन किया जाए, क्या कैसे इसकी हिस्ट्री थी, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ आज के टाइम पे, क्या इसका स्टेटस है और क्या इसका इंडिया मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता है। इन्हीं सभी चीजों को डील करने के लिए हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। जो पहला कंटेक्स्ट हमारा हो गया, अब आते हैं दूसरे कंटेक्स्ट के ऊपर। दूसरा कंटेक्स्ट क्या कहता है हमारा? चाइना है। चाइना ने बोला है अगर इंडिया एनएसजी की मेंबरशिप चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे पहले एनपीटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। एनपीटी दोस्तों क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके बारे में भी हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तीसरा जो कंटेक्स्ट आता है वो क्या है? अर्लियर आफ्टर इंडिया। अब इंडिया ने जैसे अप्लाई किया है एनएसजी की मेंबरशिप के लिए, उसके जस्ट बाद ही पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया है और उसकी जो बैक कर रहा है वो कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, जो कि पाकिस्तान का एक क्लोज अलाई है। दोस्तों, ये हमारे रिसेंट कंटेक्स्ट थे। अब हम बात करते हैं एनएसजी के बारे में। एनएसजी एक्चुअल में है क्या? तो दोस्तों, एनएसजी एक ऐसा ग्रुप है जो कि न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज का ग्रुप है। यानी कि यहाँ पर जो इसके मेंबर हैं दोस्तों, वो आपकी न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं दैट सिक्स टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। उनका मेन काम क्या है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करना। और वो उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका? कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल। दूसरा कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। और तीसरा आ गया एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करना है। दैट कैन बी मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि कोई और दूसरा देश उन सभी का यूज करके न्यूक्लियर वेपन्स को ना बना पाए। ये दोस्तों क्या है? ये है मैकेनिज्म है, ये एम भी है और ऑब्जेक्टिव भी है एनएसजी का, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। एनएसजी वाज फॉर्म्ड with the objective of averting the proliferation of nuclear weapon and preventing the act of nuclear terrorism। तो इसका सोल एम क्या है? कि न्यूक्लियर टेररिज्म के एक्ट को किसी भी तरीके से प्रिवेंट किया जाए ताकि कोई भी कंट्री इसका मिसयूज ना कर पाए। एनएसजी कंसिस्ट ऑफ 48 मेंबर। तो यहाँ पर टोटल कितने मेंबर है दोस्तों? 48 मेंबर्स हैं, विच इंक्लूड द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसमें 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर एनएसजी के जो न्यूक्लियर सप्लाई कंट्री हैं उनके अंदर ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। वो न्यूक्लियर वेपन दोस्तों यही P5 कंट्रीज हैं आपकी। इट इज नॉट ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गाइडलाइंस आर नॉट बाइंडिंग। इसकी जो गाइडलाइंस है वो बाइंडिंग नहीं है। और इसी बात का यूज किया है कई बार यूएसए ने भी और चाइना ने भी। कई बार उनके सामने जब बात आती थी न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने की, तो उस टाइम पे वो एनएसजी की बातों को भी नहीं मानते थे। उसमें उसकी बात ना मानने का सिर्फ एक रीजन है कि ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। तो यानी इसके जो बातें हैं वो सिर्फ एक सजेशंस मात्र है या फिर एक रिकमेंडेशंस होती हैं, उसको फॉलो करना या ना करना जरूरी नहीं है। बाइंडिंग डिसीजंस इंक्लूडिंग ऑन मेंबरशिप आर मेड बाय कंसेंसस। तो ये बात तो है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनएसजी। ऐसा क्यों है कि इंडिया एनएसजी का मेंबर
नहीं है। पहली बात तो दोस्तों ये बात है कि अपोजिशन फ्रॉम कंट्रीज, कुछ ऐसी कंट्रीज है, सम कंट्रीज है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कि इंडिया की साफ साफ अपोज करती है। उसमें से कौन कौन से, कौन उनमें से सबसे मेन कौन है दोस्तों? चाइना नाम की कंट्री है, इटली भी है, बहुत सारी, न्यूजीलैंड है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया की मेंबरशिप नहीं चाहती और वो डायरेक्टली हमें अपोज करती हैं। एंड हैज नॉट साइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो सीधी सी बात है, चाइना तो ये बोल रहा है कि इंडिया को पहले एनपीटी साइन करवाओ, अगर एनपीटी साइन करता है इंडिया, देन ओनली दे विल कंसीडर इट फॉर एनएसजी मेंबरशिप। लेकिन उसके अलावा भी क्या है दोस्तों, बट देयर इज मोर ऑफ दिस, लेट्स एनालाइज फर्स्ट द सीक्वेंस ऑफ सम इवेंट। अगर आपको दोस्तों जैसे समझना है किस तरीके से एनएसजी की मेंबरशिप ली जाती है, क्यों बार बार एनपीटी एनपीटी बोला जा रहा है, कि चाइना बात बोल रहा है छोटी सी कि एनपीटी ज्वाइन कर लो, और इंडिया ने अगर एनपीटी ज्वाइन कर लेता है तो आराम से उसको मेंबरशिप मिल जाएगी। अगर बात दोस्तों इतनी ही छोटी है तो इंडिया अब तक का ज्वाइन कर लेता, बट जो एनपीटी है वो इतनी भी अच्छी ट्रीटी नहीं है। तो अब हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एनपीटी एक्चुअल में है क्या, और एनएसजी के लिए क्यों जरूरी है, और एनपीटी इंडिया साइन क्यों नहीं कर पा रहा है। तो अब हम आते हैं एनपीटी के बारे में। एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1970 के अंदर बनी थी। The main objective was to prevent the spread of nuclear weapons and weapon technology। तो इसका भी सोल एम क्या है कि वेपन न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी है उसको प्रिवेंट किया जाए, और न्यूक्लियर टेररिज्म को भी प्रिवेंट किया जाए, और किसी भी कंट्रीज के इनके इलीगल तरीके से यूज को भी प्रिवेंट किया जाए। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड इजराइल, तो तीन कंट्री है दोस्तों जिन्होंने अभी तक एनपीटी को साइन नहीं किया है, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। तो इन तीनों ने नहीं साइन किया है। इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी। तो इंडिया ने रिफ्यूज क्यों किया? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही हमारे पास ये है कि इंडिया ने रिफ्यूज क्यों किया। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि द एनपीटी डिफेंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो एनपीटी खुद बताता है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो जिसको हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलेंगे, न्यूक्लियर वेपन कंट्री बोलेंगे, एज दो दैट हैज टेस्टेड डिवाइसेस बिफोर 1967। ये बोलते हैं दोस्तों कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट हम उसको मानेंगे जिसने 1967 से पहले पहले न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया है। यानी कि 1967 से पहले वाली जितनी भी सारी कंट्री जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया है वो सारी तो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हो जाएंगी। बट उसके बाद अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करेगी उसको हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं मानेंगे। मान लीजिए इंडिया ने 1900 के बाद 1970 के बाद में टेस्ट किया, 1970s में एक बार किया, 1998 में एक बार किया, तो अगर इन दोनों को हमने टेस्ट कर लिया तो हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं माने जाएंगे, हम इनके नजरों से एक इलीगल कंट्री माने जाएंगे जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को जनरेट किया है। तो ये तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है दोस्तों, तो इस वजह से भी इंडिया ने इसको मना कर दिया। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है? नो फिक्स्ड टाइमलाइन। तो यहाँ पर कोई फिक्स टाइमलाइन बनाई ही नहीं गई डिसआर्मामेंट कब तक करना है। अब मान लीजिए यूएसए के पास है, यूएसए बोलता है कि हाँ भाई हम कर देंगे, कर देंगे का मतलब क्या है? 2020 में, 2030 में, 2040 में, मगर कभी तो वो टाइम बताए कि हाँ भाई 2040 तक तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर ही देंगे, और जब तक हम खत्म कर रहे हैं आप भी सभी कंट्री अपने अपने वेपन को खत्म कर दीजिए। बट यहाँ पर कोई टाइमलाइन दी ही नहीं है, ना ही हमें बताया गया कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर साल तक हम ये बंद कर देंगे। तो ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर ये टाइमलाइन नहीं है तो अनलिमिटेड टाइम तक इस बात को खींचते रहेंगे, और उनके पास तो वेपन्स जनरेट होते रहेंगे, बट दूसरी कंट्रीज हैं उनके न्यूक्लियर वेपन्स को ये खत्म करवाते रहेंगे, और जियो स्ट्रेटेजिकली ये अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, और जो वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट करना होता है उसमें सबसे प्राइम पर हो जाएंगे। तीसरी बात क्या है दोस्तों? एनपीटी इज ए अनफेयर ट्रीटी। अनफेयर ट्रीटी एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैव नो ऑब्लिगेशन टू गिव अप देम व्हाइल नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू हैव देम। तो ये दोस्तों क्या बात बोल रही है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, मान लीजिए जो P5 कंट्रीज है, वो तो ये बोल रही है कि हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें डिसआर्मामेंट करनी ही करनी है। बट जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मान लीजिए इंडिया ही है, तो बोल रही है कि इंडिया के पास जितने वेपन है वो खत्म हो जाने चाहिए पहले। तो ये भी बहुत ही गलत बात है। अगर उनको इस टाइप से कुछ डिसआर्मामेंट करके दिखानी है तो उनको शुरुआत खुद से करनी चाहिए। पहले होना चाहिए कि जो P5 कंट्रीज है वो अपने सभी के सभी वेपन्स को खत्म करें, उसके बाद वो सभी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनको बोले कि हाँ भाई अब हमने खत्म कर दिया, अब आप भी इसको खत्म कीजिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को तो बोल रही है कि आपके पास जो भी छुटमुट आपके पास न्यूक्लियर वेपन है आप उनको पहले खत्म करना, उसके बाद हम देखेंगे, और देखने के बाद भी वो टाइम नहीं बता रही कि अब हम इस साल तक अपने खत्म कर देंगे। तो सभी तरीके से ये एक
डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, तो इस वजह से, इन तीनों पॉइंटों की वजह से इंडिया ने एनपीटी को कभी साइन किया ही नहीं है। और जब तक एनपीटी साइन नहीं करता इंडिया, तब तक चाइना इस बात को नहीं मानेगा कि इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप के लिए हेल्प की जाए। तो ये मेन इश्यू है यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं, एक और टाइमलाइन है हमारे 1974 की। तो 1974 में ऐसा क्या हुआ था कि इसके बाद हमें ये एनएसजी एनएसजी सुनने को मिला है। तो सबसे पहले बात क्या हुई कि 1970 में तो हमारा एनपीटी आ गया, बट एनपीटी का मेन काम यही था कि डिसआर्मामेंट करवाना है। लेकिन 1974 के अंदर इंडिया ने, जब हमारी पीएम इंदिरा गांधी होती थी, तो उस टाइम पे हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। वो हमने किया था पोखरान में। तो इस वजह से उसको पोखरान 1 भी बोला जाता है। और उसका कोड नेम होता है, उस पूरे जो इवेंट का कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब हुआ था? 1974 में। तो जब हमने टेस्ट किया ये, तो उस टाइम पे एकदम से जो एनपीटी की कंट्री थी, एनपीटी साइन कंट्री थी, उनके एकदम से कान खड़े हो गए कि ये एकदम से ऐसा देश कौन सा आया है जिन्होंने एनपीटी साइन भी नहीं की और उसके अलावा भी उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। तो ये तो एक तरीके से उनके मुंह पर तमाचा था कि आपने ये क्यों किया है। तो उसके बाद उन्हें ये बात फील हुई कि एनपीटी अकेला काफी नहीं है, उसके लिए हमें कुछ और ट्रीटी भी बनानी चाहिए, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी चाहिए जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर डील करे। तो उस टाइम पे सबसे पहले एनएसजी को बनाया गया। और वो कब बनाया गया? 1974 के अंदर ही बनाया गया। तो दोस्तों, ये बात थी आपकी 1974 की। उसके बाद हम आते हैं 1998 के बारे में। तो 1998 में इंडिया ने अपना दोबारा से सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसको हमने कोड नेम दिया था ऑपरेशन शक्ति। उस टाइम पे इंडिया ने खुद बोला था, अगर आपने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने खुद कहा था कि हम इसका यूज सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं और हम कभी भी इसका फर्स्ट यूज नहीं करेंगे किसी भी कंट्रीज के ऊपर। तो ये बात उन्होंने बोली थी। और वहां पर हमें वॉलेंट्री यूनिलेटरल बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग, और हमने उस टाइम पे बता दिया था कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। इट हैज टेकन वॉलेंट्री मेजर्स टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो हमने उस टाइम पे वॉलेंटली इस तरीके से किया था कि हमारा जो स्टेचर है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रीज के कंट्रोल के बारे में डिस्कस हो सके। हाउएवर न्यू सैंक्शंस, लेकिन उसी टाइम पे दोस्तों जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज थी, स्पेशली उसमें यूएसए था, उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस है वो इम्पोज कर दिए थे। और इवन दो जो प्री 2005 का पीरियड है, यानी 2005 से पहले का जो पीरियड है, उस टाइम पे एनएसजी ने तो हमारे जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि पीसफुल एनर्जी सप्लाई के लिए हमने बनाया था, उसके लिए इन्होंने फ्यूल देने से भी मना कर दिया था। तो इस टाइप की हमारे पास कंडीशंस आ गई थी। और उस टाइम पे यूएस ने जो एमटीसीआर है, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम प्रोविजन टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ क्रायोजेनिक इंजन, तो हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी जो हमें रशिया से मिलने वाली थी, तो उस टाइम पे उन्होंने उसको भी हमसे बंद करवा दिया था। बट 2008 के अंदर ही, उस टाइम पे जो हमारे यूएस के एम्बेसडर होते थे, वो थे एस जयशंकर, जो कि आज के टाइम पे हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। तो उन्होंने काफी हेल्दी डिस्कशन किया यूएस के साथ, और फिर उन्होंने एक यूएस के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था सिविल न्यूक्लियर डील। तो ये एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है, जिसमें हमें बहुत सारी वेवर्स मिली, और जो पुराने जो सैंक्शन हमारे पास लगाए गए थे 1998 के बाद, वो भी हटाए गए। और इसमें साथ में ही हमारे एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1954, उसके अंडर एक एग्रीमेंट करवाया गया जिसको हम 123 एग्रीमेंट भी बोल देते हैं। ये बहुत ही फेमस एग्रीमेंट है दोस्तों, आप इसको अलग से भी नोट डाउन कर सकते हैं, 123 एग्रीमेंट। अंडर दिस इंडिया साइंड ए सिविल मिलिट्री सेपरेशन प्लान एंड इंडिया IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट सेफगार्ड एग्रीमेंट। इन रिटर्न यूएस डिप्लोमेसी हेल्प अस टू गेट एनर्जी वेवर। तो इसके बदले में यूएस ने हमसे बोला कि हम आपको एनर्जी में वेवर दिलवाएंगे, और जहां पर भी पॉसिबल होगा मिसाइल कंट्रोल रिजाइम के अंदर भी, और बहुत सारी जो एरिया है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके अंदर आपको मेंबरशिप दिलवाने के लिए अलग से स्पेशल फेवर करेंगे। पोस्ट इंडो यूएस एग्रीमेंट के बाद फिर क्या हुआ? ड्यूरिंग ए स्टेट विजिट टू इंडिया इन नवंबर 2010, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा अनाउंस्ड यूएस सपोर्ट फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो सबसे पहले उन्होंने डील किया कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आपकी हेल्प करेंगे, दूसरा वासेनार एग्रीमेंट के अंदर आपका हेल्प करेंगे, तीसरा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, और चौथा एमटीसीआर। तो ये चार ही दोस्तों ऐसी हैं जो कि हमारे वेपन टेक्नोलॉजी को डील करती हैं। और इन सभी में करने के लिए हमें फेज्ड मैनर में
किया जाएगा, यानी पहले एक ग्रुप में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो इस टाइप से हमने ऑलरेडी 3 के अंदर हम आ चुके हैं, हमारा सिर्फ एनएसजी ही बचता है जिसमें हमें अभी अपनी मेंबरशिप लेनी बाकी है। इंडिया हैज टेकन ए फॉर्मल प्लेज स्टेटिंग दैट इट वुड नॉट शेयर सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल विद अदर और वुड अपहोल्ड वॉलंटरी बैन ऑन टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन, जो कि हम पहले से ही हमारे तो मोटो है, तो इसमें कोई डील करने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए अब प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? ड्यू टू विच एनएसजी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एग्री टू ग्रांट इंडिया एक क्लीन वेवर हमें मिल गया फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग रूल्स, इवन दो हम उनके रूल्स में आते नहीं, बट फिर भी उन्होंने हमें एक स्पेशल वेवर दिया है एनएसजी की पार्टिसिपेशन से। और हमने बोला था कि एनएसजी की पार्टिसिपेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए, बट इवन देन हम एनएसजी के पार्ट नहीं है, फिर भी हमें क्लीन वेवर मिला है ताकि हम अलग से बिना उनके रूल्स को ब्रेक किए हुए अपने वेवर ले सकते हैं, अपने जो वेपन्स हैं वो भी खरीद सकते हैं। विच फॉरबिड न्यूक्लियर ट्रेड विद ए कंट्री विच हैज नॉट साइंड द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो हमने अभी तक एनपीटी भी साइन नहीं किया, बट फिर भी हम न्यूक्लियर वेपन्स को हम ले पा रहे हैं। दिस मेड इंडिया एलिजिबल टू रिसीव एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दैट कुड बी यूज्ड टू एनरिच यूरेनियम एंड रीप्रोसेस प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम दोस्तों ऐसे एलिमेंट है जिसका हम यूज करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बनाने में। However, being out of the elite energy group has kept India still out of latest technology। लेकिन फिर भी हमें उन सभी देशों से हमें मिल तो रही है अभी वेपन टेक्नोलॉजी, बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं वो अभी तक भी हमें नहीं मिली है। उसका सीधा सा रीजन क्या है? हम एनएसजी के मेंबर नहीं है, और अगर हम एनएसजी के मेंबर बन जाते हैं तो हमें यह टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। इन 2016 इंडिया अप्लाइड फॉर एनएसजी मेंबरशिप, पाकिस्तान एंड नामीबिया फॉलोड दिस सूट। तो पहले इंडिया ने इसके लिए अप्लाई किया, इंडिया को भी नहीं मिली। उसके बाद पाकिस्तान ने अप्लाई किया, पाकिस्तान को भी नहीं मिली। उसके बाद नामीबिया ने अप्लाई किया, नामीबिया को भी एनएसजी की मेंबरशिप अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद हम आते हैं चाइना की अपोजिशन के बारे में। वाइल ए मेजोरिटी ऑफ 48 group backed India's membership, but there are many countries which has opposed India in this particular group। तो उसमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आता है चाइना, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, टर्की, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको इंडिया को एनएसजी के एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं। इंडिया इंसिस्टेड दैट इंडिया शुड साइन एनपीटी फॉर एनएसजी मेंबरशिप। वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है दोस्तों कि ये आपको साइन करना पड़ेगा, और ये बहुत ही एक ओपन सीक्रेट है कि इंडिया पाकिस्तान की भी पाकिस्तान की एंट्री के लिए चाइना भी हेल्प करना चाह रहा है। तो ये उनका सीधा सा प्लान है, अगर इंडिया को मेंबरशिप मिल गई तो फिर पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए, ये बात वो रखना चाहता है। बट पाकिस्तान क्रेडेंशियल्स, लेकिन पाकिस्तान के जो क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ बात फॉलो की ही नहीं है, वो कोई बात मानते नहीं है, तो उनको तो वैसे भी नहीं मिलनी है। और इंडिया ने अब तक सभी के सभी जितने भी एमटीसीआर से रिलेटेड है या फिर वेपन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईईए की गाइडलाइंस है, वो सभी फॉलो किए हैं। और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल कंट्री टू बी क्वालिफाइड फॉर दिस एनएसजी मेंबरशिप। एनएसजी मेंबरशिप इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? क्या इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर एनएसजी की मेंबरशिप ले लेता हो तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाएगा। तो यही बात है कि जो ट्रेडर कार्टल है उसमें बढ़ जाएगा, और अगर हमारे पास ट्रेडर कार्टल बढ़ गया तो हम जो अपनी टेक्नोलॉजी को उसको बहुत ही मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए भी, और अगर पावर प्लांट्स है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, उसमें एनर्जी जनरेट करने के लिए, वेपन बनाने के, सभी तरीके से उसे हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी। और हमारे बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो इसके ऊपर भी बेस होंगे। हम क्लीन फ्यूल के ऊपर भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों। उसके बाद नामीबिया है कंट्री, उसके पास 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो यूरेनियम का। तो यूरेनियम का उसके पास 4था सबसे बड़ा भंडार है। और इंडिया के साथ उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूल के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था सेल करने का, वो 2009 में साइन किया था। बट क्योंकि नामीबिया ने एक और ट्रीटी है उनकी, पैलिंडाबा ट्रीटी, जिसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि कोई भी अफ्रीका से, यानी अफ्रीका पूरे एज ए कॉन्टिनेंट से यूरेनियम को अगर बाहर जाना है तो उसके लिए सबसे पहले पैलिंडाबा ट्रीटी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। और उसमें भी ये बात बोल रखी कि आपको सबसे पहले एनएसजी का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर इंडिया एनएसजी का मेंबरशिप बन जाता है तो उसके बाद नामीबिया से हमें ये सभी न्यूक्लियर फ्यूल लेना काफी आसान हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें एनर्जी की मेंबरशिप चाहिए। दूसरा बात आती है हमारी क्लीन एनर्जी पुश के बारे में। तो ये बताता है कि हमें जो फोसिल फ्यूल्स के ऊपर अगर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है, यानी कि हमें चाहिए क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी हमें कहाँ से मिल सकती है दोस्तों? वो हमें
न्यूक्लियर एनर्जी से ही मिल सकती है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्लीन एनर्जी होगी। और इवन दो हमने जो पेरिस क्लाइमेट डील की है 2015-16 के अंदर, तो उसके बारे में भी अगर हमें डील करना है सभी चीजें, तो वो भी हमें एनर्जी मेंबरशिप से मिल सकती है। उसके बाद आते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन, क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों बिजनेस और जो हमारे इकोनॉमी है, अगर उसको स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने होंगे। और उसमें से एक प्रोडक्शन हमारा न्यूक्लियर वेपन्स का भी हो सकता है। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए भी हमें एनर्जी की मेंबरशिप चाहिए, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो जो कि हमें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से बेनिफिट कर सकती है। तो ऐसा दोस्तों, उसके बाद आता है पुश टू मेक इन इंडिया। तो हमें मेक इन इंडिया में भी काफी बिग बूस्ट मिल सकता है। हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टार्ट हो सकती है, उनके बीच में एक अलग से कंपटीशन जनरेट हो सकता है, बहुत सारी चीजें सस्ती भी हो जाएंगी। तो ऐसे चलता रहता है। इट विल हेल्प डोमेस्टिक फर्म्स। तो डोमेस्टिक फर्म्स को भी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे वालचंद्र नगर इंडस्ट्रियल लिमिटेड है और एक एलएनटी है। ये दोनों ही अपना अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर ट्रेडिंग को भी हेल्प कर सकती हैं। तो इंडिया हैज ए रोबस्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर इंडस्ट्री। तो इंडिया की यहाँ पर इंडिजिनस न्यूक्लियर इंडस्ट्री भी रोबस्ट हो सकती है और उसको भी हम सेल आउट कर सकते हैं भारत देशों के अंदर, और हमारे इकोनॉमी बिल्डअप हो सकती है। एनर्जी मेंबरशिप विल मेक दीज कंपनी कंप्लाई विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड मेक इट इजियर फॉर देम टू अप्लाई फॉर देयर ट्रेड अब्रोड। तो ये तो बात है ही दोस्तों। उसके बाद आते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि फेवर कर रहे हैं इंडिया की मेंबरशिप के लिए, ताकि इंडिया एनर्जी का मेंबरशिप बन सके। तो सबसे पहले बात तो यही है कि जो फ्रांस को मेंबरशिप मिल चुकी है, और इवन दो उन्होंने एनपीटी को अभी तक साइन भी नहीं किया है। तो ये एक काफी ठीक बात है, जिसको हम फॉलो करते हुए इंडिया प्रेशराइज कर सकता है अदर कंट्रीज को, कि अगर फ्रांस को मिल सकती है तो हमें भी ये चीजें मिलनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों कमिटमेंट टू नॉन प्रोलिफरेशन। क्योंकि हमने अभी तक जितनी बार भी चीज की है, हमने कभी भी उसको दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर नहीं किया, हमने उसका पीसफुल यूज किया है। हमने अलग से बात बता दी कि हम सिविलियन और मिलिट्री पर्पज के लिए अलग अलग होगा, हम इसको कभी प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। हमारा रिकॉर्ड अभी तक है वो काफी अच्छा है। तो इन सभी को देखते हुए हमें ये मेंबरशिप मिल सकती है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी का। हमने IAEA के जो हमने 123 एग्रीमेंट जो किया था, उसके अकॉर्डिंगली भी हम चल रहे हैं। हम सभी के सभी सेफ गार्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, और इंस्पेक्शन के लिए हमेशा ही ओपन रहते हैं। कभी भी कोई भी आगे हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है, तो उसके लिए भी हम रेडी रहते हैं। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर हम बोल सकते हैं कि इंडिया को भी एनर्जी की मेंबरशिप मिल सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बोलता है? कंक्लूजन, द 2008 waiver by the energy does provide significant possibility to India to engage in civil nuclear trade with other countries, and India has entered into such agreement with several countries like Russia, France, UK, USA, Kazakhstan, Australia and others। तो हमारे सिविल न्यूक्लियर ट्रेड के बारे में तो हो ही चुका है सभी कुछ, तो आज के टाइम पे काफी अच्छा चल रहा है। बट क्योंकि हमें अगर अच्छे से कुछ और करना है, तो उसके लिए हमें एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए, ताकि हम ये सभी चीजें ग्रेटर सर्टेनिटी एंड लीगल फाउंडेशन टू इंडियाज न्यूक्लियर रिजर्व। तो इसके बाद हमारे पास एक लीगल फाउंडेशन हो जाएगी, जो कि हमें इंडिया के लिए काफी हेल्प करने वाली है। दिस वुड आल्सो प्रोवाइड ग्रेटर कॉन्फिडेंस टू कंट्रीज हु इन्वेस्ट, जो कंट्रीज अभी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर, ताकि हमारे यहाँ पे भी एम्बिशियस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट हो सकता है अगर ये सभी चीजें करनी होंगी, और उसके लिए हम अपनी डिप्लोमेसी का यूज कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जियो स्ट्रेटेजिक जो बेनिफिट्स हैं, गोल्स हैं, उनको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा। तो ये दोस्तों आपके आज के लेक्चर में हमने एनर्जी एनपीटी के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपके अभी कोई भी इसमें से क्वेरी है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमने अपना टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के साथ जुड़े, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको अलग अलग तरीके से हेल्प मिलेगी, ऐसे राइटिंग प्रोग्राम में हेल्प मिलेगी आपको, जो करंट अफेयर्स है उनमें हेल्प मिलेगी। वहां पर हमने बहुत सारी एनसीईआरटी बुक में से स्पेशल क्वेश्चन निकाल कर आपके लिए दिए गए हैं। हमने सीडीएस सीएपीएफ एग्जामिनेशन के कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसके हमने अंदर बताया गया है कि यहाँ पर आपको अगर नॉलेज कम भी है, फिर भी आप ट्रिक लगा कैसे उन क्वेश्चंस को इजिली सोल्व आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए एक बार। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।